अब जल्दी से सामान डिग्गी से निकालो गालब, हुजूर में देर क्यों कर रहे हो। वैसे घुरकती आगे बढ़ गई। अजी भी किसी मामूल के अंदाज में इनके पीछे चल पड़ी। आसमा बाजी ने अपनी बातों से अपने ससुराल का जो हवा इसके दिमाग में बिठा रखा था वहाँ वैसा कुछ न था। इनकी सास इससे बहुत शफकत भरे अंदाज में पेश आई। न आसमा बाजी से इसे साथ लाने का मकसद दरियाफ्त किया, न इसके क्याम की मुद्दत के बारे में इस्तफसार किया। नवीद भाई भी फौरन ही गिलासों में ठंडी या कोल्ड ड्रिंक ले आए। आज से पहले तो कभी घर वापसी पर हमें ठंडी बोतल पिलाने की तौफीक न हुई आपको। आसमा बाजी ने शोहर की क्विक सर्विस पर तंज किया। भाई अजी पहली बार हमारे घर आई है ना। वो पुरशफकत अंदाज में मुस्कुराए। ये मेहमान बनकर नहीं आई, अब इसने बहुत दिन यहीं रुकना है। आसमा बाजी ने वजाहत करना जरूरी समझा था। अजी को मिलने वाला प्रोटोकॉल इन्हें भला न लग रहा था। वो तो यहाँ इसे घर के कामों में अपनी मदद के लिए लाई थी, लेकिन इनकी सास ही इन अज़ाइम के आड़े आ रही थी। आसमा ने सोच रखा था कि घर का वो छोटा कमरा जो फालतू काट कबाड़ से भरा हुआ है और स्टोर रूम के तौर पर काम आता है, अजी से इसकी सफाई करवाकर वहीं एक कोने में इसका पलंग बिछा देंगी। अम्मा को इस इरादे का पता चला तो खूब खफा हुई। कमाल करती हो बहू, वो कमरा रहने के काबिल है और थकी हारी बच्ची आते के साथ ही इस काट कबाड़ की सफाई में जुट जाए। नवीद से कहो इसका पलंग मेरे कमरे में डाल दे। उन्होंने आसमा को मुखातिब किया। वाह अम्मा, अपने सगे पोते पोतियों को तो कभी अपने कमरे में सुलाने की हामी न भरी, अजी के लिए फौरन कमरा हाजिर कर दिया। आसमा तनक कर बोली, ये सोचे बगैर कि अजी इनके हवाले से ही इस घर में आई है। अगर घर वाले इनके मैके के किसी फर्द को इज्जत दे रहे हैं तो ये इनकी भी इज्जत है, लेकिन इनसे अजी को मिलने वाली अहमियत बर्दाश्त न हो रही थी। मेरे पोते पोतियों से बढ़कर मुझे कौन प्यारा है बहू, लेकिन तुम खुद जानती हो रात को हर 2 घंटे बाद तो कोई ना कोई वॉशरूम जाने के लिए उठ बैठता है। मेरे जोड़ों के दर्द का हाल भी तुम्हारे सामने है। एक बार लेटने के बाद उठने की हिम्मत नहीं होती। चलो ये बच्ची साथ सोएगी तो मुझे भी कुछ आसरा हो जाएगा। अम्मा का फैसला हतमी था। आसमा बाजी के जुल्बस होने के बावजूद अजी का ठिकाना अम्मा के कमरे में बन गया। अगले रोज सफिया चच्ची से मुलाकात हुई। वो प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। स्कूल जाने से पहले हस्बे मामूल जेठानी को अल्लाह हाफिज कहने आई। अजी को देखकर न हैरत का इजहार किया, न तजस्सुस का, न ही ये कुरीदा कि वो कितने दिनों के लिए आई है। बस एक पुरखुलूस सी मुस्कुराहट के साथ हाल अहवाल दरियाफ्त किया। अब तक की जिंदगी में अजी को ऐसे बेरिया लोगों से कम ही वास्ता पड़ा था। इसे पहली ही निकाह में सफिया चच्ची बहुत अच्छी लगी थी। भाई दोपहर को तो मुझे स्कूल वापसी पर देर सवेर हो जाती है, लेकिन आज शाम का खाना सब मेरी तरफ खाएंगे। ठीक है बेटा, तुम जरूर आना। तुम पहली बार आई हो इसीलिए बाकायदा खाने पर बुला रही हो, फिर तो जब जी चाहे ऊपर मेरे पास आ जाया करना। सफिया चच्ची को अजी की जिंदगी के दीगर मसाइब का इल्म तो ना था। हाँ ये जरूर पता था कि कुछ अरसे पहले ही वो माँ जैसी नेमत से महरूम हुई। इस मासूम सी बच्ची की दिलजोई के लिए उन्होंने इसे अपनायत का एहसास दिलाना चाहा था। इसी लम्हे आसमा बाजी भी अंदर आई थी। सफिया ने शाम की दावत का प्रोग्राम इनके भी गोश्तदार कर दिया। अरे रहने दें चच्ची, पहले ही स्कूल से थकी हारी आती है, फिर शाम को ट्यूशन के बच्चे क्यों रात के खाने के तरद्दुद में पड़ती है। कोई और वक्त होता तो आसमा झट दावत कबूल कर ले, लेकिन इन्हें अजी को दी जाने वाली अहमियत खिल रही थी। मैंने क्या तरद्दुद करना है बेटा, जो पकाएगा गालब ही पकाएगा, मुझसे ज्यादा तो मेरे बेटे के हाथ में जायका है। वो मुस्कुराई थी। अजी इनकी बात पर जी ही जी में हैरान हुई। ये यकीनन अजीबोगरीब फैमिली है। आसमा बाजी का बस न चल रहा था कि वो पहले दिन ही अजी के साथ घर के सारे काम छोड़ इत्तेफाक से कई छुट्टियां गुजार कर आज नसरीन भी चली आई। आसमा बाजी ने इसे फिलपूर नौकरी से फारिग कर दिया। अजी जान गई थी कि आसमा बाजी अब इस घर में इसकी हैसियत का तयन करने वाली है। नसरीन तो फिर तनख्वाहदार मुलाजमा थी। अजी तो 2 वक्त की रोटी के बदले मुफ्त की मुलाजमा बनने वाली थी। अगर इज्जत नफ्स मजरूह हुए बगैर घर के काम करने पड़ते तो अजी को इस पर भी एतराज ना था, लेकिन अम्मा को जब आसमा बाजी के इरादे का इल्म हुआ तो वो फौरन मैदान में कूदी थी। क्यों गरीब की रोजी पर लात मार रही है आसमा? बरसों पुरानी मुलाजमा है, वफादार और काबिल भरोसा है, और क्या आज से पहले इसने कभी छुट्टियां नहीं की? पहले तो कभी नौकरी से निकालने की धमकी तक न दी, आज खड़े खड़े नौकरी से ही निकाल दिया। नसरीन अपना मुकदमा लेकर अम्मा जी के पास गई थी और फौरी कुमक लेकर आसमा बाजी के पास पलटी थी। पैसे दरख्तों पर नहीं लगते अम्मा, ये बहुत हद हराम हो गई है, और वैसे भी अब घर के काम करने वाले हम 2 जी हो गए हैं, अब नसरीन की जरूरत नहीं। आसमा बाजी का अंदाज कतई था। अरे वाह, ऐसे ही जरूरत नहीं, मेरे कितने काम तो ये नसरीन ही करती है। कभी सर में तेल लगवाती हूँ इससे, चोटी घूमती है, हाथ पैर की मालिश करती है, कपड़ों की अलमारी सेट करती है। तुम्हें तो इतनी फुर्सत नहीं कि बूढ़ी सास के कमरे में झांक भी लो, और पैसे दरख्तों पर नहीं उगते तो मेरे बेटे की जेब से ही जाते हैं ना। क्या तुमने मेके से महाना बनवा रखा है? अम्मा कड़क कर बोली। अची को जी ही जी में हंसी आई। आसमा बाजी की हद तक इनकी सास वाकई खासी दबंग थी।
आसमा बाजी बुड़बुड़ाती तो रही, लेकिन सास के फैसले से इख्तिलाफ की गुंजाइश न थी। इस घर में आने से पहले अजी के दिल में जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो बहुत जल्द अपनी मौत आप मर गए। आसमा बाजी के अलावा सब लोगों का बर्ताव बहुत अच्छा था। हाँ, इसे गालिब की मौजूदगी से जरूर उलझन होती थी। सफिया चच्ची का बेटा जो माँ के साथ अपनी ताई का भी लाडला था, सुना था अच्छी खासी डिग्री ले रखी है, लेकिन मनपसंद नौकरी ना मिलने पर फिलहाल बेरोजगारी के मजे लूट रहा था। हाथ में बला का जायका था। ऊपर अपने किचन को तो अक्सर रौनक बख्शे ही रखता था। बच्चों की फरमाइश पर नीचे भी कुकिंग के जौहर दिखाता रहता। आसमा बाजी नाक मुंह तो चढ़ाती, लेकिन इनके लाडलों की फरमाइश पर जो बर्गर, जिंकर बर्गर, क्रिस्पी चिकन वगैरह गालिब कम लागत में तैयार करके इनकी मौज करवाता, बाजार से वही चीजें बहुत महंगी पड़ती थी। अजी अलबत्ता इसका सामना करने से कतराती था। नसरीन की छुट्टी न होने के बावजूद घर के बाकी मानदा काम आसमा बाजी इसके सुपुर्द कर चुकी थी। खुद टीवी देखती या फोन पर माँ से महवे गुफ्तगू रहती। सफिया चच्ची भी दिन में थोड़ी देर के लिए जेठानी के पास जरूर आती थी। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत मोहब्बत और उल्फत के जज्बात पाए जाते थे। सफिया चच्ची तो इन्हें भाभी की बजाय आपा कहकर ही मुखातिब करती और बिल्कुल बड़ी बहनों वाला दर्जा देती थी। वो बहुत बाहौसला और बाहिम्मत खातून थी। अम्मा ने ही अजी को इनकी जिंदगी की कहानी सुनाई थी। शादी के बाद यके बाद दीगते 5 बच्चों में फक्त गालिब ही जिंदगी लिखवा कर लाया था। बाकी सब पैदाइश के कुछ दिन बाद ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। एहन जवानी में शोहर का साया सर से उठ गया। सफिया चच्ची अधूरी तालीम मुकम्मल करके टीचिंग लाइन से वाबस्ता हो गई। 2 दुकानों का किराया और इनकी तनख्वाह से घर की गुजर औकात होने लगी। अकलौते बेटे को अच्छे तालीमी इदारों से तालीम दिलवाई, लेकिन अभी तक वो बरसरे रोजगार न हो पाया था। सफिया चच्ची ही घर की गाड़ी चला रही थी। अम्मा जोड़ों के दर्द की वजह से खुद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर न जा सकती थी। गालिब होता तो इन्हें सहारा देकर ले जाता। अब ये ड्यूटी अजी की भी लग गई थी। शाम को कभी सफिया चच्ची नीचे ना आ पाती तो अम्मा ऊपर चली जाती। इन्हें नीचे बंद घर में वैसे भी वहशत होती। सफिया चच्ची के सहन से तारों भरे आसमान का नजारा अजी को भी भला लगता था। दोनों खवातीन सहन में बातों में मशगूल हो जाती और अजी तारों भरे आसमान को तकती रहती। ऐसे खातून जिस महफियत से आप आसमान तकती हैं, लगता है अनकरीब कोई नया सितारा या सियारा जरूर दरियाफ्त करेगा। गालिब इसे मुखातिब करता। हालांकि पहले रोज अजी की आंसू भरी आंखें देखकर इसने तहैया कर लिया था कि इस लड़की को हरगिज ना सताएगा, लेकिन चमड़े की जुबान फिसले बगैर कम रह सकती थी। अजी अलबत्ता रोजे अव्वल वाली रविश पर कायम थी। इसकी किसी भी बात के जवाब में फक्त खामोशी। कोयटा से मैमूना के फोन पर फोन आ रहे हैं अब्बा। हर बार गालिब की नौकरी के बारे में इस्तफसार करती है। मैं इसे कब तक उम्मीद का जूता दामन थमाऊं? ये लड़का इस मामले को संजीदगी से लेता तक नहीं। सफिया ने बेटे को शाकी अंदाज में देखते हुए अम्मा से दुखड़ा रोया। इस खानदानी गुफ्तगू के बीच अजी को अपनी मौजूदगी गैर जरूरी लगी। मैं नीचे चली जाऊं अम्मा, थोड़ी देर में आकर आपको ले जाऊंगी। उसने इन्हें मुखातिब किया। क्या करोगी नीचे जाकर? आसमान नवीद बाजार गए हैं, अकेले घर में तुम्हें वैसे ही डर लगता है। वो इसकी आदतों से बखूबी वाकिफ हो चुकी थी। अजी चुप हो गई। सफिया चच्ची ने सिलसिला कलाम दोबारा वहीं से जोड़ा। उन्होंने कोयटा में मुकीम अपनी बहन के घर गालिब का रिश्ता तय कर रखा था और अब वो लोग इसकी मुश्किल बेरोजगारी पर परेशान थे। देखें तय्यमा, आपके सामने मैं हर तीसरे दिन अपनी सीवी लेकर कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ। अभी तक नौकरी नहीं मिली तो मेरा क्या कसूर? और जहाँ तक इन लोगों के नाउम्मीद होने का ताल्लुक है, तो इतनी बार अम्मी से कहा है अपनी भांजी का मुझसे डायरेक्ट राब्ता करवा दो। इसे झूठी सच्ची उम्मीदें दिलाना, मुस्तकबिल के सबज बाग दिखाना, वो सब मेरे बाएं हाथ का खेल। फिर अपने घर वालों को वो खुद समझा लेंगे। यहाँ तो ये हाल है कि मैंने मौसूफा को 7-8 वर्ष से देखा तक नहीं। फोन पर बात करने की वो रवादार नहीं। अब मैं ख्वाबों में इससे हम कलाम होकर तो इसे पटा नहीं सकता। गालिब ने अपनी मजबूरी बयान की। इसे पटाने से बेहतर है तुम नौकरी ढूंढो। नौकरी अपने म्यार की नहीं मिल रही तो अपना म्यार कुछ नीचे कर लो मेरे चंदा। ताई ने लाडले को पिचकारा। आप लोग समझते हैं कि मुझे अपने म्यार से नीचे नौकरी ढूंढने में कोई यार है। ये बात समझते नहीं कि इससे मेरी और मेरी डिग्री की मार्केट वैल्यू गिरती है। जहाँ इतना इंतजार कर लिया वहाँ थोड़ा मजीद इंतजार और कर लेना। और यही बात खाला को भी समझा दी। जब भी इनका फोन आता है घर में टेंशन फैल जाती है। गालिब अब कुछ खफा होकर वहाँ से वॉक आउट कर गया।
दोनों खवातीन ठंडी सांस भरकर रह गईं। सफिया चची शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। इन्हीं बच्चों में से एक की माँ अपनी मैट्रिक में ज़ेरे तालीम बेटियों के लिए ट्यूशन की बात करने आई थी। सफिया ने इनसे सहूलत से माजरत करना चाहिए थी। आपको पता है बाबा, मैं तो ज्यादा से ज्यादा 6ठी 7वीं के बच्चों को पढ़ाती हूँ। फिर आपकी बच्चियों के साइंस सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना तो वैसे भी मेरे बस की बात नहीं। सफिया चची के इनकार पर औरत का चेहरा पूछ गया। इनके अबू बच्चियों को अकेडमी भेजने के हक में नहीं, आसपास कोई फीमेल टीचर भी नहीं। अब मुश्किल में पड़ गई, बच्चियों को कहाँ भेजा। औरत बहुत मायूस होकर पलटी थी। इत्फाक से अजी मौका पर मौजूद थी। इसने बहुत झिझकते हुए सफिया चची से इस बारे में बात की। 9वीं 10वीं के बच्चों को मैं भी पढ़ा सकती हूँ चची, बल्कि अगर कोई FA या FSC का स्टूडेंट हो तो मुझे इसे पढ़ाने में भी कोई मसला नहीं होगा। मसला सिर्फ आसमा बाजी की इजाजत का है। आपके कहने का मतलब है कि आप FA FSC के स्टूडेंट्स तक को पढ़ा सकती हैं, जबकि आसमा बाबी बताती हैं कि आपकी अपनी तालीमी काबिलियत सिर्फ FA है। मैट्रिक तक के लेवल के बच्चों को मैथ्स फिजिक्स पढ़ाना इतना आसान नहीं है। खातून, आप जाने किस गुमान में है। गालिब इधर आ निकला था और इसे जताए बगैर ना रह पाया। इसने बात मामूल के अंदाज में की थी, लेकिन अजी को ये ताने की सूरत लगी। अगर आप मेरे ज़ाहरी हुए मामूली कपड़े जूतों और हर वक्त घर में रहने की वजह से मुझे बिल्कुल अनपढ़ किस्म की लड़की समझते हैं तो ये आपकी भूल है। FSC में मेरे नंबरों की बुनियाद पर मेडिकल कॉलेज का मेरिट मिल गया था, बस घरेलू हालात ने इजाजत न दी और BSc के पेपर से कुछ अरसा पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। आज पहली बार वो गालिब की किसी बात के जवाब में बोली थी। ये और बात कि वो अजियतनाक वक्त याद करके आंखें फिर आंसुओं से भर गईं। वो क्या बनना चाहती थी और हालात की सितम ज़रीफी ने क्या बना दिया था। मेडिकल कॉलेज का मेरिट, वाओ अमेजिंग, आप तो छुपी रुस्तम निकली भाई। गालिब इसकी डबडबाई हुई आंखें देख चुका था। जाने इस लड़की की उदास आंखें देखना इसे खासा मुश्किल क्यों लगता था। इसने हल्का फुल्का अंदाज इख्तियार करके इसे सराहा था, जबकि सफिया चची तो इसकी ट्यूशन पढ़ाने वाली तजवीज पर फौरन मुतफिक हो गई थी। आसमा की तो फिक्र ही न करी, बल्कि इस बारे में आसमा से बात भी न करी। मैं खुद इससे कहूंगी कि मुझे ट्यूशन के बच्चों के लिए एक हेल्पर टीचर की जरूरत है। अगर वो फिर भी न मानी तो आपा बेगम तो है ना, तू ख्वाम खामे आसमा से इतना मत डरा कर बेटा। सफिया चची को भी इतने दिनों में खूब अंदाजा हो गया था कि आसमा अपनी सगी फुफीजात बहन से क्या सलूक रवा रखे हुए है। इस बच्ची के रख रखाव और मतानत ने इन्हें हमेशा ही मुतासर किया था। इसकी अधूरी बातों के बावजूद नतीजा अक्स करना मुश्किल न था कि वो हालात के जबर का शिकार होकर अपने ताबनाक मुस्तकबिल से किनारा कश हुई है। आज इन्हें इसकी आंखों में जो उमंग नजर आई थी, वो इस उमंग को खत्म न होने देना चाहती थी। जाने उन्होंने आसमा बाजी से क्या बात की थी। बहरकैफ इसे ट्यूशन पढ़ाने की इजाजत मिल गई थी। वो ऊपर सफिया चची के पोर्शन में इन्हीं के साथ ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। 2 बच्चियों से शुरू होने वाला सिलसिला जल्द ही 6-7 बच्चियों तक फैल गया था। यहाँ ट्यूशन फीस का रेट खासा माकूल था। जब बच्चियों की पहली फीस इसके हाथ में आई तो इसने रब का बेपाया शुक्र अदा किया था। अब ये पैसे आसमा के हाथ में थमाने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी फितरत का अंदाजा हो चुका है। ये आसमा से ज्यादा मेरे बेटे का घर है। खौमख्वाह एहसान मंदी के जज्बात में गिरकर कभी ये पैसे अपनी बहन को थमा दो। अम्मा ने इसे पेशगी तंबीह की थी। इसने इस शफीक सी बूढ़ी खातून को मोहब्बत से देखा। चंद ही दिनों में इनसे कैसा दिल का रिश्ता कायम हो गया था। वो बिना कहे इसके दिल की बात जान जाती थी। आसमा तो तुम्हें साथ बाजार लेकर जाने की रवादार न हो गई। मैं सफिया से कहूँगा इसके साथ बाजार जाकर अपने लिए टंग के तो छोड़े और अपनी जरूरत की दूसरी चीजें ले आओ। मैंने पहले भी तुम्हें कितनी बार पैसे देने की कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारी खुददार तबीयत को गवारा ना कर। अब अपने पैसों को अपनी मर्जी से खर्च कर। उन्होंने इसे मुस्कुराकर नसीहत की। अजी ने भी मुस्कुराकर उस बात में गर्दन हिला दी। सफिया चची इसे अपने साथ बाजार ले गई थी। इसके ना करने के बावजूद उन्होंने एक जोड़ा अपनी तरफ से भी दिलवा दिया था। पहना ओढ़ा करो बेटा, तुम्हारी उम्र की बच्चियों को तो सजने संवरने का इतना शौक होता है। उन्होंने इसे मोहब्बत भरे लहजे में मुखातिब किया। आसमा बाजी से इसकी ये सरगर्मियां बर्दाश्त न हो रही थी। अम्मी सही कहती थी, तुम शक्ल से जितनी मासूम लगती हो, अंदर से इतनी ही खूनी हो। कैसे अम्मा और चची को अपने काबू में कर लिया। लेकिन बीबी, किसी भूल में न रहना। नादिया के रिश्ते की बात चल रही है। जैसे ही खैर खैरियत से इसकी शादी निमटती है,
तुम वापस नहीं चली जाओ जहाँ से मैं तुम्हें लेकर आई थी। कितने थोड़े से दिनों में तुमने कैसे पर्दे निकाली है। आसमा बाजी की जुबान जहर उगल रही थी। आज अजी ने सफिया चची के साथ खरीदा गया कासनी रंग का जोड़ा पहन रखा था। इसे सिलाई नहीं आती थी। सफिया चची ने ही बहुत डिजाइनिंग करके ये जोड़ा सिया था। चंद माह में ही अजी की कमलाई हुई रंगत फिर से दमकने लगी थी। आसमा को इसका यही निखरा निखरा रूप बर्दाश्त न हो रहा था।